भाग 4 अंतिम दिन वे तीनों सिनेमा गए थे। यूं शाम के शो में भी जाया जा सकता था, पर 1 बजे काफी हाउस में मिलने की ठहरी थी और भुवन का प्रस्ताव था कि वहीं से 3 बजे के शो में चला जाए ताकि शाम को थोड़ा घूमने का समय मिल सके। अंग्रेजी चित्र था जिसमें एक दुर्घटना में नायक का स्मृतिलोप हो जाता है और वह अपनी गृहस्थी की बात भूलकर पुनः प्रेम करने लगता है, और फिर एक वैसी ही दुर्घटना देखकर उसकी पहली स्मृति लौट आती है और नया स्मृति संचय मिट जाता है। कहानी भी मार्मिक थी और अभिनय भी भावोवेलक, पर उसे ध्यान से देखते हुए भी भुवन मन ही मन सोचता जाता था कि इसकी रेखा पर क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी, क्योंकि संपूर्ण तटस्थ भाव से तो कुछ देखा नहीं जाता। हम अनजाने कथावस्तु पर अपना आरोप करते चलते हैं या फिर अपने पर ही कथा की घटनाएं घटित करते चलते हैं, और मन की यह भी एक शक्ति है कि जरा से भी साम्य के सहारे वह सहज ही संपूर्ण लयकारी संबंध जोड़ लेता है। क्या रेखा अपने को अमुक स्थिति में देख रही है? क्या बीच बीच में वह खींचकर अपने को झकझोरता कि नहीं, रेखा की बात वह नहीं सोचेगा? पर फिर थोड़ी देर में वैसा ही प्रश्न उसके मन में उठाता, अगर रेखा का पति? बाहर आकर तीनों टहलते हुए गोमती की ओर निकल गए थे। पुल के पास घाट की सीढ़ियों पर तीनों बैठ गए थे। चलते चलते चित्र के विषय में कुछ बात हुई थी, पर अच्छा है, अधिक रेखा ने कोई मत व्यक्त नहीं किया था। वह स्पष्ट ही कुछ अनमनी थी। सहसा भुवन ने पूछा, रेखा जी आप गाती नहीं? गाती नहीं यह तो नहीं कह सकती, पर गाना जानती नहीं हूं। साभिप्राय भुवन की ओर देखा। आपकी मातृभाषा तो बांग्ला है ना? रेखा ने एक बार दृष्टि उठाकर भुवन से मिलाई। उसमें बड़ा हल्का सा अचंभा था और कुछ यह भाव कि आपने पूछा है तो उत्तर देती हूं, पर अपने बारे में प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। फिर उसने कहा, उहां मेरी भाषा है तो बांग्ला में ही गाना गा दीजिए न मेरा। यह आग्रह गुस्ताखी तो न होगा? रेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, नदी का किनारा है, गान यहां होना ही चाहिए। आपकी मान्यताएं भी इतनी रोमांटिक होंगी ऐसा नहीं समझती थी। भुवन ने आहत भाव से प्रतिवाद करना चाहा, पर बोला नहीं। चंद्र मानो आंखों से कह रहा था, तुम हो दुस्साहसी, पर देखें तुम्हारी बात सुनती है कि नहीं, मेरी तो कभी नहीं सुनी। सहसा दोनों निश्चल हो गए, क्योंकि रेखा कुछ गुनगुना रही थी। फिर उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में गाना शुरू किया। आमार रात पोहाल, शारद प्राते रात पोहालो, तोमा दिए जाबो कहार हाथे, वा आमार रात पोहालो, तोमर के बाल धुनी, विदाय गांठा आगमनी, फाल्गुणे श्रावणे कत प्रभाते राते रात पोहालो, कथार प्राणे भीतर अगोचरे गाने गाने निये छिले चूरी करे समय, ये तार हलगत निशि शेषे तारारमत, शेष करे दाव शिवली फूलेर मरण साथे, आमार रात पोहालो, मेरी रात चुक गई शायद प्रातः में, बंशी तुम्हें किसके हाथ सौंप जाऊं? कितने फागुन सावन में, कितने प्रभात रात में तुम्हारे हृदय में विदा से गूंथी हुई आगमनी की धुन बजी है। प्राणों के भीतर जो कथा अगोचर थी तुमने गा चुरा ली थी, उसका समय बीत गया निशा दोष के तारों सा, उसे अब शेफाली के फूल के मरण साथ समाप्त कर दो। रविंद्रनाथ ठाकुर। अंतिम पंक्ति गाते गाते ही वह उठी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। अंतिम स्वर उस बढ़ी हुई दूरी में ही खो गए और ठीक पता न लगा कि गाना पहले बंद हुआ कि सुनना। नीचे पहुंचकर रेखा पानी के निकट खड़ी 9 हाथ से पानी हिलाने के लिए झुकी, पर फिर इरादा बदलकर सीधी हो गई। भुवन और चंद्र दोनों ऊपर बैठे रहे। पुल के ऊपर 2-3 बंदर आकर बैठ गए और कौतूहल से दोनों की ओर देखने लगे। गिरती सांझ के आकाश के पट पर बंदरों के आकार अजब लग रहे थे। चंद्र ने पुकारा, रेखा जी अब चला जाए? रेखा ने घूमते हुए आवाज दी, आई, और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। भुवन ने कहा, रेखा जी आपने हमें यह कहने का मौका ही नहीं दिया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपको आभार मानना चाहिए कि अनावश्यक शिष्टाचार से मैंने आपको बचा लिया। जैसा गाती हूं वह मैं जानती हूं, सीखना जरूर चाहती थी, पर हाथों की एक अस्पष्ट मुद्रा ने बाकी वाक्य का स्थान ले लिया। उसके बाद स्टेशन पहुंचने तक एक अजब सा दुराव सबके बीच में आ गया था। सभी चुप रहे थे।
चलने से कुछ पहले भुवन सामान देखने का बहाना करके अलग हट गया था कि उसकी वजह से वह खिंचाव हो तो दूर हो जाए। पर जब वह बाहर घूम घाम कर सीढ़ी पर पैर पटकता हुआ लौटा, तब भी दोनों चुपचाप ही बैठे थे, बल्कि तनाव कुछ अधिक ही जान पड़ रहा था। चंद्र के चेहरे पर कुंठित सा भाव था और रेखा के चेहरे पर एक अनमनापन, आंखों में एक असीम दूरी, मानो वह बहुत बहुत दूर कहीं पर हो। भुवन ने कुछ ऊंचे स्वर से कहा, और आज भी भीड़ हुई तो मैं तो जैसे तैसे जाऊंगा ही, चाहे फुटबोर्ड पर लटकते हुए ही। रेखा ने कहा, नहीं, आज मैं आपको रोकने का आग्रह नहीं करूंगी, कल भी आप रुक गए, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। भुवन ने मन ही मन सोचा, कल भी आपने कौन सा आग्रह किया था, पर प्रत्यक्ष उसने नहीं कहा। बोला, कृतज्ञ मुझे हम दोनों को होना चाहिए कि आप रुक गईं। चंद्र ने प्रकृतस्थ होकर कहा, हां, और नहीं तो क्या, बल्कि मुझे आप दोनों का। चलिए, हम सबके सब कृतज्ञ हैं। रेखा मुस्कुरा दी। अब चलें, राह में मेरा सामान लेते चलेंगे। अपने कमरे की ओर सामान उठाने चला। पीछे उसने सुना रेखा पूछ रही है, आपके मित्र को इलाहाबाद में बहुत जरूरी काम है या घर पहुंचने की जल्दी है, बीवी? वह सहसा ठिठक गया। चंद्र ठट्ठाकर हंसा, अरे भुवन तो निगरा है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। भुवन आगे बढ़ गया। रेखा ने फिर कहा, अकेले हैं तभी लीक पकड़कर चलते हैं। इस वाक्य का कुछ भी अभिप्राय भुवन नहीं समझ सका। कोई भी अर्थ न उस पर लागू होता था, न रेखा या चंद्र पर ही किसी तरह लगाया जा सकता था। चंद्र ने फिर क्या कहा, यह उसने नहीं सुना। 10 बजे रात को गाड़ी लखनऊ से छूटी थी। रेखा के डिब्बे के सामने ही उसने चंद्र माधव से विदा ली थी और उसे वहीं छोड़कर अपने डिब्बे की ओर चला गया था। रेखा का डिब्बा आगे की ओर था। गाड़ी जब चली तब प्लेटफॉर्म पर खड़ा चंद्र फिर उसके सामने आ गया और उसने हाथ हिलाकर फिर विदा मांग ली। उसके बाद अगर वह ऊँघता रहता और प्रतापगढ़ तक फिर रेखा को देखने न जाता तो कोई असाधारण बात न होती। वैसा कुछ उससे अपेक्षित नहीं हो सकता था, बल्कि प्रतापगढ़ में भी अगर न उतरता तो बहुत अधिक चूक न होती, चाहे रेखा ही उसे वहां देखकर नमस्कार करती हुई चली जाती। रेखा की यात्रा का या उस यात्रा में उसकी सुरक्षा या सुविधा का कोई दायित्व भुवन पर कैसे था? पर गाड़ी पैसेंजर थी, हर स्टेशन पर रुकती थी। ऊँघने की चेष्टा बेकार थी। भुवन ने उधर ध्यान नहीं दिया। पहले ही स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वह रेखा के डिब्बे पर पहुंच गया। दरवाजे के पास ही रेखा बैठी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सजग थीं और शायद बाहर अंधकार की ओर देखती रही थी। भू ने कहा, आप काफी सफर करती हैं? हाँ, अधिक सफर ही करती हूं। इधर के बहुत कम वेटिंग रूम हैं जो मेरे अपरिचित होंगे। जब मुसाफिर नहीं होती तब मेहमान होती हूं और दोनों में अधिक खड़ा है ये कभी तय नहीं कर पाई। लेकिन उखड़ापन तो भावना की बात है रेखा जी, मानने से होता है। व्यक्ति की जड़ें घरों में नहीं होती, समाज जीवन में होती हैं, नहीं, और यायावरों का अपना समाज होता है। तो समझ लीजिए कि मैं ज्ञान के तरु की तरह हूं, ऊर्ध्वमूल। मेरी जड़ें काश में खोई फिरती हैं, लेकिन यह न समझिए कि मैं शिकायत कर रही हूं। गाड़ी चल दी थी। अगले स्टेशन पर भुवन ने फिर कहा था, आप जैसा व्यक्ति भटकता है तो यही मानना चाहिए कि स्वेच्छा से, पसंद से भटकता है। लाचारी तो समझ में नहीं आती, और स्वेच्छा से भटकना तो भीतरी शक्ति का द्योतक है। रेखा हंस पड़ी। भटकने से ही शक्ति आती है डॉक्टर भुवन, क्योंकि जब मिट्टी से बांधने वाली जड़ें नहीं रहती तब हवा पर उड़ते हुए जीने के लिए कहीं न कहीं से और साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वेच्छा से भटकना, हाँ, इस अर्थ में जरूर स्वेच्छा है कि पड़ा पड़ा पिस क्यों नहीं जाता, अंधेरे गर्त में धंस क्यों नहीं जाता, हाथ पैर क्यों पटकता है। मैं आपको क्लेश पहुंचाना नहीं चाहता था रेखा जी, मेरा मतलब था व्यक्तित्व जड़ें तो फेंकने लगता है बिल्कुल बचपन से, और वह कुछ झिझक। आपका भटकना, कह डालिए ना, आपका भटकना 5-6 वर्ष का ही है। आप जानते तो होंगे कि मेरा विवाह हुए 8 वर्ष हो गए और विवाह के 2 वर्ष बाद से। भुवन चुप रह गया। आपकी बात ठीक है, कुछ संबंध बने भी रह सकते थे और उन्हें काटकर बह निकलना स्वेच्छा से ही हुआ, पर जड़ों का ही रूपक लिए चलें तो।
यह आप नहीं मानते कि कुछ जड़ें वास्तव में जीवन का आधार होती है और सतही जड़ों का बहुत बड़ा जाल भी एक गहरी जड़ की बराबरी नहीं करता? हाँ, तब एक जड़ के कट जाने से भी पेड़ मर सकता है, और मरे नहीं तो भी निराधार तो हो ही सकता है। मैं मरी नहीं, गाड़ी फिर चल दी। इस समय शायद भुवन को गाड़ी के चल देने से तसल्ली ही हुई, क्योंकि ऐसे में क्या कहे वह सोच नहीं सकता था। बात ज्यों-ज्यों आगे चलती थी, अगले स्टेशन पर फिर न जा पहुंचना उतना ही अनुचित जान पड़ता था। अनुचित ही नहीं, भुवन स्वयं भी बात आगे को उत्सुक था। अगले स्टेशन पर रेखा ने कहा, डॉक्टर भुवन, मैं अपनी बात के लिए क्षमा चाहती हूं। इस तरह की बात करने की मैं बिल्कुल आदी नहीं हूं, आप माने। पर रेल का सफर शायद इस तरह के आत्म प्रकाशन को सहज बनाता है। चलती गाड़ी में हम अजनबी को भी बहुत सी ऐसी निजी बातें कह देते हैं जो अपने ठिकाने पर घनिष्ठ मित्रों से भी न कहें। वह कुछ रुकी, फिर बोली, यह शायद जड़ों वाली बात का एक पहलू है। चलती गाड़ी में मुझ जैसे व्यक्ति को एक स्वच्छंदता का बोध होता है, जबकि स्थिरता की सूचक किसी जगह में मुझे अपना बेमेलपन ही अखरता रहता और मैं गूंगी हो जाती। इसलिए मेरी बात पर ध्यान न दें, ये चलती बात है। अपने श्लेष पर वह स्वयं हंसी। भुवन ही नहीं हंस सका। रेखा ने फिर कहा, यूं भी शायद एग्जैजरेट कर रही हूं, उतना गहरा आघात शायद वह नहीं था। वैसा कहना दो तरफा अन्याय है। असल में जहां मैं आ पहुंची हूं उसका कोई एक कारण नहीं है, मेरा सारा जीवन ही कारण है। और यह कहने से कुछ बात नहीं बनती, क्योंकि जीवन का सारा जीवन कारण है, यह कहने के क्या मानी है? मानी है। भुवन इतना ही कह पाया। गाड़ी फिर चल दी और अगले स्टेशन पर उसने देखा कि रेखा का चेहरा इतना बदला हुआ है कि बात का सूत्र फिर उठाने का साहस ही उसे नहीं हुआ। रेखा ने कहा, एक बात पूछ डॉक्टर भुवन, बुरा तो ना मानेंगे, आपने शादी क्यों नहीं की? भुवन अचकचा गया, पैंतरा काटता हुआ बोला, पहले तो डॉक्टर कहना आवश्यक नहीं है रेखा जी, नहीं तो मुझे लगेगा कि श्रीमती रेखा देवी न कहने हो रही है। दूसरे कोई काम न करने के लिए क्यों कारण ढूंढ जाए? कारण तो कुछ करने के लिए होना चाहिए, न करना तो स्वयं सिद्ध है। हाँ, यूं तो ठीक है, पर शादी के बारे में नहीं। वह तो धर्म है ना, शास्त्रोक्त भी, स्वाभाविक भी। रात के 2 बजे शास्त्रार्थ करने लायक ज्ञान तो मुझ में है नहीं, और कहीं अस्वाभाविकता अपने जीवन से अखरी हो ऐसा भी नहीं है। अरे हाँ, मैं भी कैसा अत्याचार कर रही हूं, यह बस अब अगले स्टेशन पर आप नहीं आवेंगे, मैं प्रतापगढ़ स्वयं उतर जाऊंगी। आप जाकर आराम कीजिए डॉक्टर भुवन जी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपने जिसे अनावश्यक शिष्टाचार कहा था, यह भी क्या उसी के अंतर्गत नहीं आती? अगला स्टेशन प्रतापगढ़ था। यहां तो 10-12 मिनट गाड़ी ठहरेगी। भुवन लपक कर पहुंचा कि सामान उतरवा दे, पर यहां तक आते डिब्बे की सब सवारियों पर ऐसी शिथिलता छा गई थी कि सब अपने अपने स्थान पर पोटलियों सी पड़ी थीं, और ऊपर की बर्थ से सामान उतार लेने में कोई अड़चन या झिझक नहीं हो सकती थी। भुवन के पहुंचने तक रेखा ने सामान उतार लिया था। एक कुली भी आ गया था। रेखा ने कहा, इस स्टेशन पर तो आपके ना आने की बात थी, ना आता तो आप मिस न करती, ये जानता हूं। समझ लीजिए कि यह भी फालतू शिष्टाचार है जो आप अपने सौजन्य के साथ रंगे दे रहे हैं। रेखा हंसी। कुली ने सामान उठा लिया था। रेखा ने कहा, वेटिंग रूम में ले चलो, हम आते हैं। कुल्ली चला गया। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा लखनऊ का प्रवास बड़ा सुखद रहा। इस बात को आप शिष्टाचार ही न माने। फिर तनिक सा रुककर, सुखद शायद ठीक शब्द नहीं है, किंतु ठीक शब्द तत्काल मिल नहीं रहा है, सोचकर शायद ढूंढ निकालूं। रेखा ने गंभीर होकर कहा, भुवन जी, मैं भी आपकी कृतज्ञ हूं। आपने इस वापसी की यात्रा को भी प्रीतिकर बना दिया। बल्कि मैं सोचती हूं यह यात्रा कुछ और लंबी हो सकती थी। फिर कुछ मुस्कुराकर, बातचीत का यह इंटरमिटेंट तरीका कुछ बुरा नहीं है। ये बीच बीच के ब्रेक अपने आप में एक तटस्थता दे देने वाले हैं, फिर चाहे बातचीत कोई कैसी ही करे। मैं सोचती हूं मुझे कभी ईसाइयों की तरह कन्फेशन करना हो तो गिरजा में जाकर नहीं, रेलगाड़ी में ही करूं। हंसकर कहा, और कन्फेशर मैं हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा काम बहुत हल्का रहे। आपने ऐसे बहुत कर्म किए होंगे जिनका आत्मा पर बोझ हो,
ऐसा नहीं लगता। रेखा जोर से हंस दी। अंग्रेजी में उसने एक पंक्ति कही जिसका अर्थ था, कितना छल रूपी होता है पापी। फिर सहसा स्वर बदलकर गंभीर होकर उसने पूछा, अच्छा सच बताइए, मैंने आपके इलाहाबाद जाने में जो एक दिन देर कर दी उसके लिए आप नाराज तो नहीं हैं? अब भुवन हंसा। वह बात अभी तक आपको याद ही है। मुझे कहीं पहुंचना नहीं था और एक दिन जो अधिक रह गया वह और भी अच्छा बीता। प्रश्न ही कैसे उठता है। कृतज्ञ नहीं, मुझे बहुत डर लगा रहता है। जो रास्ते वाले हैं उन्हें रास्ते में 1 इंच भी इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। मेरी बात तो दूसरी है, मेरे आगे रास्ता। भुवन ने कहा, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? आप समर्थ हैं, रास्ता बनाती चलती है। हम दूसरों की बनाई हुई लीकें पीटते हैं। रेखा ने जोर देकर कहा, नहीं, यह मेरा आशय बिल्कुल नहीं था। भुवन को रेखा की शाम को कही हुई बात याद आ गई। अकेले हैं तभी लीक पकड़कर चलते हैं। उसने चाहा अभी पूछ ले कि रेखा का क्या अभिप्राय था, पर वह बात उसे नहीं, चंद्रमाधव को कही गई थी। उसे सुननी भी नहीं चाहिए थी। उसने पूछा, तब कुछ स्पष्ट करके कहिए ना। कुछ नहीं, दूसरों की बनाई हुई लीकों की बात मैं नहीं सोच रही थी। व्यक्तित्व की अपनी लीकें होती हैं, एक रुझान होता है और उसके आगे व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में जो समझता है, जो कल्पना करता है, मंसूबे बांधता है, उनसे भी तो एक लीक बनती है। लीक कहिए, चौखटा कहिए, ढांचा कहिए, या कह लीजिए दुनिया में अपना एक स्थान। मेरा यही मतलब था। आपके सामने ऐसा मेरा अनुमान है, भविष्य का एक चित्र है, कहीं मंजिल है, ठिकाना है, इसलिए रास्ता भी है। रास्ते तो कई हो सकते हैं और शॉर्टकट होते नहीं। शॉर्टकट नहीं होते, पर कई रास्तों वाला तर्क बड़ा खतरनाक होता है भुवन जी। आपके सामने एक रास्ता है, वह जिस पर आप हैं। दूसरे रास्ते हो सकते हैं, पर चलता रास्ता एक ही है जिस पर आप हैं। चलना तभी संभव है। गार्ड ने सीटी दे दी थी। गाड़ी भी सीटी दे चुकी थी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपके व्यक्तित्व को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आपके सामने रास्ता नहीं है। आपका ऐसा स्पष्ट, सुनिश्चित, रूपाकार युक्त व्यक्तित्व है कि वह शब्दों के लिए कुछ अटका तो रेखा ने कहा, आप चलकर गाड़ी पर सवार हो जाइए, फिर आगे बात होगी। भुवन ने कहा, अभी चलने में बहुत देर है। फिर कुछ शरारत से एलियट की पंक्तियां दोहरा दी। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शैडो दाई ई द किंगडम। कल्पना और यथार्थ के बीच, गति और कर्म के बीच आ जाती है तेरी छाया, क्योंकि तू ही शास्ता है। रेखा हंसी, कुछ बोली नहीं। भुवन ने कहा, लेकिन मेरा सवाल बीच ही में रह जाता है। आपके पास ऐसी स्पष्ट प्रखर दृष्टि है कि मुझे सब रास्ते एक साथ दिखते हैं। रेखा बात काटकर हंस पड़ी। और हर रास्ते के आगे एक मंजिल भी दिखती है जिसे मरीचिका मानना कठिन है। वह तनिक रुकी, फिर गंभीर होकर उसने कहा, और इसीलिए सब झूठ हो जाती है और कोई रास्ता नहीं रहता। मैं सचमुच कहीं भी पहुंचना नहीं चाहती, चाहना भी नहीं चाहती। मेरे लिए काल का प्रवाह भी प्रवाह नहीं, केवल क्षण और क्षण और क्षण का योग फल है। मानवता की ही काल प्रवाह भी मेरे निकट युक्ति सत्य है। वास्तविकता क्षण ही की है। क्षण सनातन है। भुवन चुपचाप रेखा का मुंह ताकता रहा। रेखा जैसे दूर कहीं से कुछ गुनगुना उठी। भुवन ने कान देकर सुना, वह लॉरेंस की कुछ पंक्तियां दोहरा रही थी। डार्क ग्रासेस अंडर माई फीट seems to dabble in me like grasses in a brook. Oh, and it is sweet to be such things, not to be any more myself, for look, I am weary of myself. मेरे पैरों तले की घास मानो मुझ में ऊब डूब कर रही है, जैसे झरने में किनारे की घास। कितना मधुर है ये सब वस्तुएं हो जाना और अपना आप न रहना, क्योंकि मैं अपने आप से ऊब गया हूं। रेखा का स्वर भुवन स्पष्ट नहीं सुन सकता था और शब्द छूट जाते थे, पर कविता उसकी पढ़ी हुई थी और वह बिना पूरा सुने भी साथ गुनगुना सका। लेकिन रेखा के पढ़ने में कितनी एकात्मता थी उन पंक्तियों के आशय के साथ, मानो सचमुच ही भवन देख सकता। वहां रेखा नहीं, घास की झूमती हुई पत्तियां हैं, पत्तियां भी नहीं, पानी में पड़ी हुई पत्तियों की परछाइयां। उसे और किसी कवि की कविता याद आई जिसने कहा है, सरोवर के पानी में झांककर जो घास और शैवाल देखता है वह भगवान का मुंह देखता है
और जो अपनी परछाई देखता है वह एक मूर्ख का मुंह देखता है। और उसने सोचा, इस समय निस्संदेह रेखा मूर्ख का मुंह नहीं देख रही है, यद्यपि भगवान का साक्षात वह कर रही है या नहीं। यह ठीक इसी समय रेखा ने उसकी कुहनी पकड़कर उसे ठेलते हुए कहा था, अरे आपकी गाड़ी तो जा रही है। और उसने मुड़कर देखा था कि सचमुच पर उसका डिब्बा जो पीछे था, अभी जहां वे खड़े थे वहां से गुजरा नहीं था। उसने कहा था, आप चिंता न करें, और सवार हो गया था। कब रेखा ने उसकी कुहनी छोड़ी थी इसका उसे ठीक पता नहीं था। तत्काल ही, या जब उसने डिब्बे का हैंडल पकड़कर तख्ते पर पैर रखा था और गाड़ी की गति उसे खींच लिया था, तब उसने यही देखा था कि रेखा का हाथ अभी वैसा ही ऊपर उठा हुआ है। उंगलियों की स्थिति वैसी ही अनिश्चित है जैसे किसी एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया के आरंभ होने से पहले होनी है, संकल्प शक्ति की उस जड़ अंतरावस्था में। और ठीक उसके बाद उसने सहसा जाना था कि वह भीतर कहीं विचलित है और उसकी कुहनी चुनचुना रही है और उसका हाथ उसका अपना अवयव नहीं है और सब पर्याय विपर्यय हैं और आसपास सब कुछ एक गोरख धंधा है जिसका हल कम से कम उस समय उसे भूल गया है। और गोरख धंधे का हल न जानने में उतनी छटपटाहट नहीं होती जितनी जानते क्षण न पा सकने में। पटरी के मोड़ पर रेखा गाड़ी की ओट हो गई थी। भुवन अपना हाथ देखता रह गया था। तभी एक चिड़चिड़े स्वर ने उसे वापस ठोस धरती पर ला गिराया था। क्षितिज में फीका सा रंग भरने लगा था। सप्ताह भर की घटनाओं का, यदि घटना उन्हें कहा जा सकता है, पर्यवलोकन करके भुवन फिर वहीं का वहीं आ गया था। तथ्य और सत्य, सत्य वह तथ्य है जिससे रागात्मक लगाव ऊह सब बातें हो हैं। तथ्य की सत्य यह कि फाफामू स्टेशन आ रहा है, आगे गंगा है जिसका पाट इस धुंधली रोशनी में मुकुर सा चमकता होगा। गंगा, प्रयाग की गंगा। भुवन ने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी छड़ी हुई आस्तीनें नीचे उतार ली, चाहे हल्की सी ठंड से बचने के लिए, चाहे कुहनी पर की छाप को छिपा या मिटा देने के लिए। खड़े होकर उसने एक अंगड़ाई ली। इलाहाबाद वह नहीं ठहरेगा, वापस चला जाएगा। छुट्टी के 2-4 दिन बाकी हैं तो क्या हुआ, या और कहीं हो आए बनारस, सारनाथ, मथुरा, आगरा, दिल्ली। दिल्ली ही मित्र हैं, गौरा के माता पिता हैं, उसके प्रोफेसर भी आजकल हैं। नहीं, क्या होगा कहीं जाकर, इलाहाबाद से सीधे वापस। अपनी छोटी सी जगह अच्छी है, कुछ पढ़ना लिखना होगा। अकेले हैं ना, तभी लीक पकड़कर चलते हैं। गड़गड़ाहट, यह गंगा का पुल आ गया। दूर कहीं पर अभी दिखते होंगे धुंधले भोर के दीप। एक दिगंत स्पर्शी प्रवाह, उसमें छोटे छोटे द्वीप, मानो तैरते द्वीप, और एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग। नहीं नहीं नहीं,